यूपी में एमएलसी चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक की। इस बैठक में संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में राधा मोहन सिंह ने अब आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया कि किस रणनीति से चुनावों को फतेह करना है। इस बैठक के बाद राधा मोहन सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर कोर ग्रुप की बैठक की। ये पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक थी। इसमें सरकार और संगठन में सामंजस्य पर बातचीत की गई। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए सबसे पहले जो ऐतिहासिक जीत एमएलसी चुनाव में बीजेपी की हुई है उस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सराहना की कि किस रणनीति के तहत यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन के पदाधिकारियों की वजह से हुई। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तमाम विकास योजनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की जो इस जीत में जिनकी जिम्मेदारी अहम रही। इन विकास योजनाओं को जनता तक संगठन ने मजबूती से पहुंचाया, सरकार ने मजबूती से पहुंचाया और इस पर मंथन किया गया। वहीं दूसरी तरफ बैठक का मुख्य बिंदु पंचायत चुनाव रहे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की कि आखिर किस रणनीति के तहत पंचायत चुनाव को जीता जा सके। उसके बाद राधा मोहन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी और सरकार कोर ग्रुप की यह बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सरकार की योजनाएं और संगठन के कामकाजों पर चर्चा हुई और संगठन की जो भावी रणनीति है उस पर बातचीत हुई। यही नहीं, राधा मोहन सिंह ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को किस रणनीति के तहत जीतना है इस पर भी मंथन किया गया। वहीं सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल का भी बातचीत की गई कि आखिर सरकार और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल रखा जाए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी भी रहे और इस बैठक में मंथन हुआ कि किस तरह से सरकार की विकास योजनाओं को संगठन के वाया आम जनता तक पहुंचाया जाए, गली गली पहुंचाया जाए, बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए, जिससे आगामी पंचायत चुनावों और विधानसभा चुनाव 2022 की डगर आसान हो सके। कैमरामैन प्रियांश के साथ संकेत मिश्रा, R9 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए आज उच्च अधिकारियों से एक बड़ी बैठक की। उन्होंने जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज चेन को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना वैक्सीन के संरक्षण और उसके स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए बैठक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि 15 दिसंबर तक 2,30,000 लीटर वैक्सीन को रखने की क्षमता डेवलप कर ली जाए। उन्होंने इस बैठक में कहा कि कोरोना से लड़ाई में किसी भी तरीके की दिक्कत सामने न आए, इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर लिए जाएं। इस मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें RK तिवारी, औद्योगिक एवं स्थापना आयुक्त आलोक टंडन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू में करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कोरोना वैक्सीन के आने पर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी तैयारी चल रही है, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी तैयारियां 15 दिसंबर तक कर ली जाएं। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 36,590 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो बोला वो करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बहुप्रतीक्षित 59,000 शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक उपलब्ध करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुचिता, पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का जो संकल्प लिया है, आज उस कड़ी में एक और उपलब्धि जुड़ गई है।
इस 59,000 शिक्षक चयन की प्रक्रिया को जनवरी 2020 में ही पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी निजी स्वार्थों और कुलसित राजनीति से प्रेरित होकर चंदा वसूली कर जैसे तैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसे उलझाए रखा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की रीति और नीति को ही सही माना। अतः आज ये महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मिशन रोजगार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को 31,227 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बड़ी नसीहत दे डाली। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और मंत्रियों की मौजूदगी में नसीहत दी। उन्होंने कहा, मैं नहीं, हम की भावना से काम करें। उत्तराखंड दौरे के दौरान नड्डा हरिद्वार से देहरादून पहुंचे। रायवाला से लेकर देहरादून के बीच में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान लोक संस्कृति का दर्शन भी हुआ। बीजापुर गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सभी सांसद, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, विधायक आदि मौजूद रहे। जेपी नड्डा की देहरादून में 13 संगठनात्मक बैठकों की शुरुआत दोपहर को हुई, जिसमें राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दृष्टिकोण और दिशा को लेकर बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, उनकी योजनाओं की सराहना की। कहा, राष्ट्रवाद को सभी को प्राथमिकता देनी है। बिहार चुनाव, कई राज्यों में हुए उपचुनाव और हैदराबाद में बीजेपी का कमल खिलने का जिक्र किया। नड्डा ने अपने 1 घंटे से अधिक के संबोधन में मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में साफ कहा, मैं नहीं, हम बढ़कर काम करें। उन्होंने इशारों में बीजेपी के अंदर चल रही खटपट को भांपते हुए कहा कि कभी किसी के लिए कुर्सी छोड़ के देखिए कितना सम्मान मिलता है। दावा किया कि अगली बार उत्तराखंड में 57 से 60 सीटें लेकर बीजेपी को आना है, लेकिन इसके लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर सभी योजनाओं का बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को कार्यकर्ता और पदाधिकारी जन जन तक पहुंचाए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ कई संगठन, कई पार्टियां एक साथ मैदान में आ सकती है, इसलिए बीजेपी को मजबूती के साथ, संगठन को मजबूत बनाने के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो भाजपा के नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनके इस दौरे का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सड़क के रास्ते हरिद्वार से देहरादून पहुंचे। जेपी नड्डा के देहरादून पहुंचने पर जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका देहरादून आने पर जमकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे और काले गुब्बारे लेकर बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के बाहर निकलकर जेपी नड्डा का विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस ने उन्हें काले झंडे लेकर कांग्रेस भवन से बाहर ही नहीं निकलने दिया। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस भवन में ही जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जेपी नड्डा का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है, पर हकीकत में कुछ और ही हो रहा है। किसान परेशान है, अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सरकार है कि उनकी एक नहीं सुन रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर कोरोना की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन कर रही है। यदि कांग्रेस जनहित के मामलों पर प्रदर्शन करती है तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जो सही नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोरोना काल से बंद हुआ छात्रावास अब खोलने की मांग उठने लगी है। यही वजह है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया और छात्र अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों से छात्र लगातार हॉस्टल के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई अधिकारी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। आज छात्र दोपहर से ही कुलपति आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के हॉस्टल और लाइब्रेरी को खोल दिया जाए और सभी संघ कार्यों को खोला जाए, जिससे छात्र अपना पठन पाठन का कार्य पूरा कर सकें। छात्रों का हॉस्टल खोले जाने को लेकर ये कोई नया मामला नहीं है। फिलहाल छात्रों से मिलने बीएचयू प्रशासन के लोग पहुंचे, वहां पर छात्रों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र हैं कि अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल छात्रावास खोलने की मांग पर जिस तरीके से छात्र अड़े हुए हैं, इससे कोरोना काल का हवाला देते हुए बीएचयू प्रशासन लगातार
छात्रों को अपने मांगों से पीछे हटने की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आगरा में मेट्रो रेल का शिलान्यास 7 दिसंबर को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सरकार की योजना के मुताबिक 2 साल बाद आगरा के लोग मेट्रो रेल की सवारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पीएसी मैदान में होगा। मैदान में फिलहाल तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम के दौरान मोदी करीब आधे घंटे तक नई दिल्ली से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आगरा में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ऑनलाइन वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। रामपुर के थाना सुहार क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रिटायर्ड सूचना अधिकारी बरेली से उन्होंने अपनी नौकरानी के गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। हत्या की वजह चंद हजार रुपए जो कर्ज में नौकरानी को दिए गए थे वो है। उस नौकरानी काम पे नहीं आई, इस बात से पूर्व सूचना अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने उसके घर जाके अवैध तमंचे से उसके गोली मार दी। रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र के गांव चिद्दावाला निवासी रिटायर्ड बरेली सूचना अधिकारी सोमपाल सिंह ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बताते हैं कि 2 दिन पहले वह काम पे नहीं आ रही थी। आज सुबह वह अपनी शिकायत करने के लिए गया तो 40 वर्षीय महिला ने अपने घर में कुछ काम करने के बारे में बताया। तब वह बकबूला हो गया और उसने अपने 2000 रुपये मांगे। महिला ने पैसे देने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगने के लिए कहा तो उसने अपने अवैध तमंचे से महिला को सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आ गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। आरोपी सोमपाल को गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि पुलिस ने सूचना मिलते ही 20 मिनट के अंदर आरोपी पूर्व सूचना अधिकारी को मौके से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तमंचे और वो जो कारतूस थे वो भी बरामद किया। उसे मौके से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने ले आई। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने मौके का मुआयना करने के बाद आरोपी सूचना अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी के साथ ही मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसको जेल भेजने की तैयारी कर ली है। अलीगढ़ में एक बार फिर से खाकी हुई दागदार। क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर राकेश सिंह मदद के नाम पर महिला के साथ होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, शासनीगेट थाना इलाके की रहने वाली एक महिला की बेटी का घरेलू हिंसा को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका लंबे समय शासनीगेट पुलिस ने जांच की और जांच से नासंतुष्ट महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी ने जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। वहीं क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर राकेश सिंह महिला को मदद के नाम पर एक होटल में बुलाया और कई बार महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इसी घटना की शिकायत महिला द्वारा एसपी सिटी से की गई। एसपी सिटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्वारसी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि महिला के द्वारा कई इंस्पेक्टर के ऑडियो दिए गए और पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और निश्चित तौर पर जांच में दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। अब देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर को कब तक जेल भेज पाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में बदमाश 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गोलीकांड को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए और बुलंदशहर पुलिस को गोलीकांड की भनक तक नहीं लगने दी। फिलहाल दोनों ही थाना क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बीते 24 घंटे में 2 अलग अलग गोलीकांड को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों ने छतारी थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय वृद्ध को उस वक्त गोली मार दी जब वृद्ध मॉर्निंग वॉक के लिए अपने खेत पर जा रहा था।
वहीं दूसरा गोलीकांड आहार थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ हमलावरों ने घर में घुसकर किसान से पहले उसका नाम पूछा। जैसे ही किसान ने नाम बताया, उसको गोली मार दी। गनीमत रही, दोनों को ही वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कहा जा सकता है दोनों ही जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने दोनों ही मामलों में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि हमारी किसी से रंजिश या कोई दुश्मनी नहीं थी। यह तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन दिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। झांसी में एक महिला की अर्धनग्न जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम जलालपुर से है, जहां एक महिला की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए हत्या कर दी गई। फिलहाल जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, उससे समझना मुश्किल नहीं है कि महिला के साथ दरिंदों ने किस तरह से दरिंदगी की होगी और बाद में उसकी हत्या कर दी। झांसी में एक महिला की अर्धनग्न जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि महिला की पहचान छुपाने के लिए पहले उसकी हत्या की और उसके बाद उसके पूरे शव को जला दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में जल्दी से खुलासा करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। अमित गोयल, R9 TV, झांसी। शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे शिक्षक। मामला है ललितपुर जनपद की तहसील मेहरौनी के अंतर्गत चढ़रा गांव का, जहां बाहर के जनपदीय शिक्षक प्रतिदिन अपने विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। शासन के नियमानुसार प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन अपने विद्यालय में अभी जाना आवश्यक है। कोरोना काल में भले ही छात्रों को स्कूल जाने से शासन द्वारा रोका गया हो, लेकिन शिक्षकों को शासन ने नियमित स्कूल जाने के निर्देश जारी कर दिए थे। शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षकों को विद्यालय पहुंचकर कई ऐसे सरकारी कार्यों को पूरा करना था, जैसे कि कायाकल्प योजना, पुस्तक, ड्रेस वितरण एवं फीडिंग, साथ ही मध्याह्न भोजन, राशन कन्वर्जन, कास्ट खाते में ट्रांसफर। इन सभी कार्यों को लेकर शासन ने शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल जाने का शासनादेश जारी किया था, लेकिन कुछ बाहरी जनपद के शिक्षक महीने में कुछ ही हफ्ते अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं एवं बाकी के दिनों में अपने घर पर ही आराम करते हैं। ऐसा ही मामला ललितपुर जनपद के मेहरौनी तहसील के चढ़रा गांव का है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात सत्येंद्र दोहरे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वह महीने में 7 या 8 दिन ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बाकी के दिनों में वह विद्यालय नहीं पहुंचते। यह वहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। सत्येंद्र दोहरे अपनी जगह पर वहीं लोकल का कोई दूसरा युवक रखे हुए हैं, जो कि उनकी जगह पर बच्चों को पढ़ाने, स्कूल के जो भी कार्य होते हैं उन्हें करने की जिम्मेदारी लिए हुए है। यह पूरा मामला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राम प्रवेश के संज्ञान में आया है, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब यह कार्रवाई होगी, कब ऐसे शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी कि वह स्कूल प्रतिदिन पहुंचने लगे। ललितपुर से R9 TV के लिए शैलेंद्र जैन। धर्मनगरी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली मां माया देवी का मंदिर जल्द ही भव्य रूप में नजर आएगा। उत्तराखंड कैबिनेट से पास होने के बाद मंदिर की ऊंचाई 270 मीटर तय की गई है। हरिद्वार के जूना अखाड़े में स्थित प्रसिद्ध माया देवी के मंदिर के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड कैबिनेट में पास होने के बाद शनिवार को कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज को जीर्णोद्धार से संबंधित शासनादेश भी सौंप दिया। गौरतलब है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने माया देवी मंदिर की ऊंचाई 270 मीटर और जूना अखाड़े में ही स्थित भैरव मंदिर की ऊंचाई 197 मीटर तक ऊंचा उठाने की मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्द ही नक्शा इत्यादि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी पूरा हो जाएगा। शासनादेश सौंपने पहुंचे मेलाधिकारी दीपक रावत ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज ने कहा कि उनकी प्रबल इच्छा थी कि माया देवी मंदिर को लोग हरिद्वार के किसी भी स्थान से देख सकें। नेपाल से लेकर देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक से इस मंदिर का संबंध जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि मुस्लिम शासक तैमूर लंग ने इसे तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन मां माया देवी आज भी इस मंदिर में साक्षात विराजमान हैं।
फिलहाल सन्यासी संतों का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा हरिद्वार का प्रसिद्ध मां माया देवी मंदिर में पूजा आरती करता है। जल्द ही इस मंदिर का शिलान्यास होगा और बड़ी संख्या में भक्तगण अब हरिद्वार के किसी भी कोने से इतने ऊंचे मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। प्रधानी रंजिश को लेकर चाचा ने भतीजे की पीट कर हत्या कर दिया। मामला जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सरायपलटू गांव का है। जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सरायपलटू गांव में प्रधानी की रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आरोप है कि पूर्व प्रधान महेश राम द्वारा घेर कर लाठी डंडे से रिश्ते में लगने वाले भतीजे 23 वर्षीय जिसका नाम अमरनाथ बताया जा रहा है, पीट कर उसकी हत्या कर दिया। इसमें पूर्व प्रधान के परिजन भी शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सरायपलटू गांव के वर्तमान में प्रधान कुंज बिहारी राय हैं। इसके पूर्व आरक्षित सीट होने के चलते महेश राम प्रधान था। इस बार भी वह प्रधानी की तैयारी में जुटा था। वहीं रिश्ते में उसके पटीदार कन्हैया की तरफ से भी प्रधानी के चुनाव की तैयारी की जा रही थी। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तू मैं से बात शुरू हुई और खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना की सूचना पाकर डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे व एसपी सुधीर कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। कल 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को लेकर पूरी अयोध्या में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, सभी जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अयोध्या की सुरक्षा में विघ्न न डाला जा सके। अयोध्या में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। सभी मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दरअसल 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को कारसेवकों द्वारा ढहा दिया गया था, जिसके बाद अयोध्या में आज के दिन बड़ी महत्वपूर्ण तिथि मानते हुए फैसला आने के पूर्व हिंदू व मुस्लिम संगठनों द्वारा अलग अलग आयोजन करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। ऐसे में 6 दिसंबर की तिथि बहुत ही खास मानी जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या आने वाले लोगों पर सख्त नज़र बनाई गई है। 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिषद सहित रामकोट क्षेत्र को सीआरपीएफ, आरआरएफ व पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे अयोध्या में किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जा सकें और न ही अयोध्या के शांति को भंग किया जा सके। वहीं अयोध्या प्रशासन की माने तो सभी प्रकार के आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति आयोजन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अयोध्या में प्रवेश के पहले लोगों को अपनी पहचान बतानी होगी और साथ ही अयोध्या में आने का कारण भी, क्योंकि 6 दिसंबर है कल और 6 दिसंबर को लेकर पूरी अयोध्या सख्त सुरक्षा के घेरे में है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के भी जवान तैनात हैं। वहीं राम जन्मभूमि परिसर की बात की जाए तो आरआरएफ, सीआरपीएफ के साथ साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के लोग पूरे राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 टीवी। बीजेपी के गढ़ वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया है। यहां पर खंड स्नातक शिक्षक चुनाव और खंड स्नातक चुनाव में एमएलसी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। लगभग 50 घंटे की चली मतगणना के बाद सपा के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के केदारनाथ सिंह को 3850 वोटों से हराया है। मीडिया से रूबरू होते हुए नवनिर्वाचित स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने इस जीत को पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए संदेश देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी क्षेत्र के मतदाताओं ने 2022 के चुनाव की पहली इबादत लिख दी है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज के अंतिम व्यक्ति को टिकट देकर स्वयं यह चुनाव लड़ने का काम किया है। हमारे 8 जिले के पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जीतोड़ मेहनत की, उसका ये नतीजा है जो आज पार्टी की जीत हुई है। वाराणसी खंड में
8 जिले होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जहां 6 लोकसभा सदस्य और दर्जनों राज्य के मंत्री हैं, उसके बावजूद वाराणसी खंड की सीट हार जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए समीक्षा का विषय बन गई है।